हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। चलिए, संसदीय मंच या इसी को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फोरम्स। ध्यान रखिए कि संसदीय मंच या फिर पार्लियामेंट्री फोरम्स, ज्यादा बेहतर क्या है, संसदीय फोरम या पार्लियामेंट्री फोरम इसको कहें। ये संसदीय समितियां नहीं है, पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? पार्लियामेंट्री कमिटीज में हमने देखा कि उसका कोई ना कोई सांविधिक अस्तित्व है, या तो संविधान से कहीं से आ रहा है या किसी विधि में आ रहा है। ठीक, संसदीय समिति का एक सांविधिक अस्तित्व है, जबकि जो संसदीय फोरम है वो दरअसल एक इनोवेशन है जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2005 में। 2005 में जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो सोमनाथ चटर्जी, आप लोग पता नहीं कितना जानते हैं उनको, सोमनाथ चटर्जी वैसे अध्यक्ष थे जिनसे सांसद थोड़े डरते थे। वो हेडमास्टर की तरह उनका बिहेवियर था। अब जब सोमनाथ चटर्जी के सामने मुद्दे आते थे डेली बेसिस पर, तो उनको कई बार ये फील होता था कि सांसद बहुत अवेयर नहीं है, उनको तकनीकी ज्ञान नहीं है। जो मुद्दे उठ रहे हैं उस पर जवाब सवाल जब हो रहा है, चर्चा हो रही है, उसको लेकर उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो होना चाहिए था। तो इसलिए उनको ये समझ में आया कि एक कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जिस पर ये सांसद आपस में बातचीत कर सकें और उस एक्सपर्टीज को हासिल कर सकें। जैसे मान लीजिए कि एक संसदीय फोरम है, किसी एक्सपर्ट से को उसमें उसकी राय ली जा सके, उससे चीजों को समझा जा सके। और दोनों तरीके हैं। एक तो है कि संसद में ही कई सारे सदस्य ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान अच्छा रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है पेशे से और स्वास्थ्य पर कुछ अगर ज्ञान चाहिए, तो ज्यादा बेहतर ज्ञान कौन देगा? डॉक्टर भी है और सांसद भी है, ज्यादा बेहतर ज्ञान वही देगा। इसके अलावा जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ली जा सके और उनका ज्ञानवर्धन हो सके। तो एक ऐसा फोरम, एक ऐसा मंच प्रदान करना इसका मकसद था जिससे सांसदों का नॉलेज बेस बढ़े। किसी भी तरह तरह के मुद्दे संसद में आते रहते हैं, डेली बेसिस पर आते हैं। उनके बारे में पर्याप्त जानकारी पहले सांसदों को तो रहे जिस पर वो चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा ना हो कि एक डॉक्यूमेंट लेके आए, उसको पढ़ दिए, बल्कि उस पर जवाब और सवाल जवाब तब जाकर ज्यादा कारगर होगा ना, जब उस पर ज्ञान भी हो, जानकारी भी हो, तब जाकर उसका क्रक्स जो निकलेगा वो हित में निकलेगा। तो सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे 2005 में, मई 2005 की बात है, इन्होंने सबसे पहले एक फोरम की स्थापना की, पहले फोरम की स्थापना की, जल संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन। तो इस फोरम की स्थापना की गई फाइनली अगस्त 2005 में। आज की डेट में अगर बात करेंगे तो 8 ऐसे फोरम्स हैं, 8 फोरम एग्जिस्ट करते हैं। अब इन 8 फोरम में, क्योंकि ये लोकसभा अध्यक्ष का ही इनोवेशन था, तो 8 फोरम में से 7 फोरम्स जो हैं उनकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर ही करते हैं, जबकि एक फोरम ऐसा है जिसके अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति हैं। तो आपको समझना यह है कि संसदीय फोरम जो है वो संसदीय समितियां नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं है। संसदीय फोरम एक ऐसा मंच है जो सांसदों को विशेषज्ञता वाले विषयों या फिर तकनीकी विषयों के बारे में जानकारी का अभाव होने की वजह से लोकसभा के स्पीकर ने ये एक शुरुआत की। क्यों शुरुआत की? कि भाई विशेषज्ञों या संबंधित विभाग के विशेषज्ञों से संवाद करने का एक मंच हो सांसदों के आपस में। ठीक, बात स्पष्ट है। 8 संसदीय मंच हैं और सब में 31 सदस्य हैं। 31 सदस्य वैसे ही हैं, 21 + 10
21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। खास बात यह है कि इसमें देखिए, मैंने क्या कहा, पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है ये। पार्लियामेंट्री कमिटीज में हम क्या देखते थे, मंत्री उसके सदस्य नहीं होते थे। यहां क्या है, यहां पर 8 जो संसदीय फोरम है, मंच हैं, उसमें 31 सदस्य है, इसमें मंत्री सदस्य हो सकता है। ठीक है। दूसरा, इनकी सदस्यता की अवधि क्या है, इनकी सदस्यता की अवधि वही है जो सदन में उनकी सदस्यता की अवधि है। जैसे लोकसभा की अगर बात करें तो कोई सांसद चुनकर आया तो 5 साल तक लोकसभा रहेगी, यानी 5 साल तक वो सांसद बना रहेगा, तो ये 5 साल उसके संसदीय फोरम में भी सदस्यता की अवधि होगी। बीच में जब भी चाहे वो एग्जिट कर सकता है, तो स्पीकर को अपना त्यागपत्र देके वो हट सकता है। ठीक है। सांविधिक प्रावधान के तहत इसका गठन नहीं हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की गई पहल के द्वारा गठन हुआ है, तो इसलिए ये संसदीय समिति का हिस्सा नहीं है, संसदीय समिति नहीं है, संसदीय फोरम एक अलग इनिशिएटिव है। पार्लियामेंट्री फोरम का मकसद क्या है, ऐसा मंच प्रदान करना जो तकनीकी ज्ञान या सूचना आदि से सदस्यों को अवगत कराते रहे, उसके बीच में सांसद जो हैं वो आपस में इस बात पर डिस्कस कर सकें, नॉलेज शेयर कर सकें, जो जिसकी एक्सपर्टीज है वो शेयर हो सके, या अगर बाहरी एक्सपर्टीज भी चाहिए तो वो भी शेयर हो सके। सदस्य संबंधित मंत्रालयों, विशेषज्ञों, संबंधित मंत्रालयों मतलब मान लीजिए आईटी सेक्टर से संबंधित किसी बात पर चर्चा करनी है, उस पर संसद में कोई कार्यवाही चल रही है या होने वाली है या सवाल जवाब होने वाला है, तो संबंधित मंत्रालय के सदस्य, विशेषज्ञ और नोडल जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके अधिकारियों के साथ आपस में संवाद करें, जानकारी बढ़ाएं। दूसरा, एक डेटाबेस तैयार हो आंकड़ों के आधार पर। ये आंकड़े तमाम तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, सरकार के पास तो है ही आंकड़ों का पूरा जरिया। उन सारे आंकड़ों को किसी भी मैटर पर एक डेटाबेस तैयार कर लेना और उनको सदस्यों को उपलब्ध करा देना कि ये डेटाबेस है, इस तरीके से आपको देखना है किसी भी विषय को। दूसरा, संसदीय फोरम विभागीय समितियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते और कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या कहा भाई, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज ये क्या करती हैं, ये बजट के तीसरे चरण में जब अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग आती है और उनको इन समितियों को भेजा जाता है, तो वो उनकी स्क्रूटनी करती हैं, उन पर अपनी सिफारिश देती हैं, कहाँ कम किया जा सकता है, कहाँ ज़्यादा किया जा सकता है, क्या उनके सुझाव हैं, वो एक एक मंत्रालय के अनुदानों को चेक करती हैं। इन सारे कार्यों में जो भी विभागीय समितियों के कार्य हैं वो संसदीय फोरम नहीं करता। संसदीय फोरम चर्चा किया करता है, ज्ञान का वर्धन किया करता है। साथ ही ये 8 हो गए फोरम्स, इसके अलावा 4 सब फोरम्स भी हैं, उप फोरम भी बनाए गए हैं। कौन कौन से विषय पर? खेल एवं युवा विकास पर उप फोरम है, स्वास्थ्य पर उप फोरम है, सब फोरम है, शिक्षा पर है और रोजगार पर है। तो 4 उप फोरम भी बनाए गए हैं। 8 संसदीय मंच या 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स क्या क्या है? नोडल मिनिस्ट्री मतलब जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे है, नोडल एजेंसी बोलते हैं ना कि भाई ये फाइनली इसकी नोडल एजेंसी क्या है। 8 संसदीय मंच कौन कौन से हैं? जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय फोरम, जिसकी पहली बार जिसका गठन हुआ 2005 में, अगस्त 2005 में, सोमनाथ चटर्जी जी के समय में। उसके बाद 2006 में 2 और फोरम बनाए गए, युवाओं पर और बच्चों पर। ठीक है, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, और 2006 में ही बच्चों पर भी संसदीय फोरम बना। फिर जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम बनाया गया 2008 में। फिर भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम बनाया गया। ठीक है, आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम बनाया गया। साल क्या है इसका? जनसंख्या और जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम 2008, और भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम 2008। तो एक बन गया था, शुरुआत कर दी थी लोकसभा अध्यक्ष ने, फिर 2 2006 में बन गए, फिर 2 2008 में बन गए, और फिर 2011 में एक आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम बना,
फिर शिल्पकारों एवं दस्तकारों पर संसदीय फोरम 2013 और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम यानी मिलेनियम जो डेवलपमेंट MDG जो हैं डेवलपमेंट गोल्स, इन पर संसदीय फोरम बना 2013 में। तो ये 8 संसदीय मंच हैं और 4 आपको उप फोरम जो हैं वो आपको पता चल गया। अच्छा, ध्यान रखना है क्या कि ये जो जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम है, सिर्फ इसी फोरम को राज्यसभा के सभापति द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। राज्यसभा के सभापति इसके अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा का स्पीकर इसमें सह अध्यक्ष होते हैं। बाकी जो 7 फोरम हैं उसमें लोकसभा के स्पीकर ही उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अब है पार्लियामेंट्री ग्रुप। जैसे हमने पढ़ लिया पार्लियामेंट्री फोरम, वैसे ही है पार्लियामेंट्री ग्रुप, संसदीय समूह। संसदीय समूह के पहले हम उद्देश्य देख लेते हैं। संसदीय समूह का उद्देश्य है सांसदों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाना। ठीक है, पार्लियामेंट्री ग्रुप का मतलब क्या है? एक संसदीय समूह है जिसमें सारे संसद के सदस्य मेंबर हो सकते हैं, उनकी मर्जी पर है। यहां तक कि भूतपूर्व सांसद भी जो हैं वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा सिस्टम क्या है। दुनिया भर के संसदों में, भाई इंडिया का जैसे एक पार्लियामेंट है, अलग अलग कंट्रीज में भले ही पार्लियामेंट को अलग अलग नाम से जाना जाता हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी विधायिका है। इन सारे विधायिका में दुनिया भर के, अगर कहें एक टर्म संसद ही कहें हम, दुनिया भर के पार्लियामेंट्स के बीच में ये इंडिया का पार्लियामेंट है, ये ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह से दुनिया भर में पार्लियामेंट्स है। इनके बीच में भी तो नॉलेज शेयरिंग होना चाहिए। ठीक, तो दुनिया भर में जो पार्लियामेंट से या फिर सांसदों में, दुनिया भर के सांसदों में आपसी बातचीत, संवाद, नॉलेज शेयरिंग, या दुनिया भर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको भी डिस्कस करना है, या जो प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उसको भी सीखना है एक दूसरे से। किसी को राय देनी है बेहतर करने की, किसी से राय लेनी है खुद को बेहतर करने की। इन सब को डील करने के लिए हमारा इंडिया के पास भी तो एक पार्लियामेंट्री ग्रुप चाहिए। वही पार्लियामेंट्री ग्रुप है, संसदीय समूह है ये, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सदस्य अभी के सारे सांसद हो सकते हैं, भूतपूर्व सांसद भी हो सकते हैं। भूतपूर्व सांसद इसके आजीवन सदस्य भी बन सकते हैं। इसके लिए इनको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है, यानी इसकी सदस्यता ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। काम क्या है इनका? सांसदों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने का एक ग्रुप है, भारतीय संसदीय समूह, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, IPG। ठीक है, यही IPG दुनिया भर के जो संसदों का समूह है, उसको कॉमनवेल्थ संसदों का संघ है, उसमें यही पार्लियामेंट्री ग्रुप डेलीगेशन भेजता है, वहां अपने सांसदों को भेजता है, नॉलेज शेयरिंग और विभिन्न चीजों पर चर्चा करता है, वो हम आगे देखेंगे। फिर सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का अध्ययन करना इस संसदीय समूह के उद्देश्य में शामिल है। सांसदों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित व्याख्यानों का आयोजन, वो नेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर हो, इसका आयोजन करवाना भी इसका काम है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सांसदों द्वारा या फिर सांसदों को शामिल करके, गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करके
इन सारे विषयों पर, राजनीतिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, सुरक्षा संबंधी विषय हो, शिक्षा संबंधी विषय हो, इन सब पर व्याख्यान कराना, ठीक, ये भी इनका काम है। और विदेशी सांसदों के साथ संपर्क को बढ़ाना, ये भी इनका उद्देश्य है। ठीक है, इनके कार्य क्या क्या हैं? कार्य के पहले हम देख लेते हैं कि गठन कब हुआ। 1949 में संविधान सभा जब विधायिका के रूप में संविधान सभा बैठती थी, तो संविधान सभा जब विधायिका के रूप में बैठती थी तो उसने एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव के जरिए गठन किया गया संसदीय समूह का, पार्लियामेंट्री ग्रुप का, 1949 में। ठीक है, भारतीय संसदीय समूह को एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया, यानी स्वायत्त निकाय के तहत स्वायत्त निकाय बनाया गया, उसको स्वायत्त निकाय के तौर पर इसका गठन किया गया। कोई भी सांसद इस समूह का मेंबर हो सकता है और भूतपूर्व सांसद भी सदस्य हो सकते हैं। आजीवन सदस्यता भी हो सकती है, हालांकि जो लोग आजीवन सदस्य होते हैं उनको कहते हैं एसोसिएट लाइफ मेंबर। ठीक है, ये जो एएलएम हैं, इनको जो डेलीगेशंस भेजे जाते हैं उनमें जो रियायतें दी जाती हैं, यात्रा रियायतें दी जाती हैं या सुविधाएं दी जाती हैं, इनको नहीं मिलता जो सब्सक्राइब करके आजीवन सदस्य बनते हैं। ये वर्तमान सांसदों को ही मिलता है, लेकिन भूतपूर्व सदस्य सांसद इसके मेंबर हो सकते हैं और आजीवन मेंबर के लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। एसोसिएट लाइफ मेंबर को, यही जो आजीवन सदस्य बन चुके हैं सब्सक्रिप्शन करके, उनको आजीवन सदस्य कोई भी बन सकता है, ध्यान रखिए, सिर्फ भूतपूर्व की बात नहीं है, कोई भी सांसद इसका आजीवन सदस्य बन सकता है। लेकिन सीपीए और आईपीयू के सम्मेलनों और बैठकों में इनको नहीं भेजा जाता, उन प्रतिनिधि मंडलों में इनको शामिल नहीं किया जाता जो आजीवन एसोसिएट लाइफ मेंबर्स हैं। यात्रा रियायतें भी इनको नहीं दी जाती। लोकसभा अध्यक्ष समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि भाई इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष है, यानी वो बनेगा ही बनेगा। सभापति पदेन उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है इस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का पदेन अध्यक्ष है और राज्यसभा का सभापति पदेन उपाध्यक्ष है। साथ ही लोकसभा का जो महासचिव है वो इसका पदेन महासचिव होता है। तो ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, उद्देश्य हमने पढ़ लिया। कार्य देखिए, संसद समूह के कार्य क्या है? संसदीय समूह के भारतीय संसद और दुनिया भर के संसदों के बीच संपर्क स्थापित करने का इसका कार्य है। हमने देखा था ना, उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर के सांसदों के साथ संपर्क बढ़ाना। तो भारतीय जो सांसद हैं और दुनिया भर, भारतीय संसद जो है और दुनिया भर के संसद के बीच एक संपर्क को बढ़ाने का काम करना इसका प्रमुख कार्य है। और इस कार्य में ये क्या करता है? डेलीगेशन भेजना, मिशंस, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो गया, पत्राचार हो गया। इन सब के जरिए दुनिया भर के जो संसद हैं उनके साथ ये एक कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, संपर्क बढ़ाता है। तो एक कार्य ये हो गया। दूसरा, आईपीयू मतलब हो गया अंतर संसदीय संघ, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अंतर संसदीय संघ जो है उसके क्या है ये आगे देखेंगे। इसके राष्ट्रीय समूह के रूप में कार्य कर। दूसरा, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, ये दोनों इंटरनेशनल संघ है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। दूसरा, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना हुई थी 1911 में। ये नाम से ही स्पष्ट है कि राष्ट्रमंडल देशों से संबंधित जो भी संसद के मेंबर्स हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, विदेशी सांसद का फैक्ट नहीं समझ में आया। विदेशी सांसद में क्या फैक्ट समझना है, उसमें समझने वाली क्या बात है? भारतीय संसदीय समूह की अगर बात हम कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि एक गांव में रहते हैं, आसपास बहुत सारे गांव हैं, ठीक। आप चाहते हैं कि आपके गांव के बीच में और इन सारे गांवों के बीच में एक संपर्क स्थापित हो, ताकि हम आपस में नॉलेज शेयर कर पाएं। हम ये जान पाएं कि सी गांव में अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है या फिर आ रही है, उसका समाधान उन लोगों ने कैसे खोजा है। आपको ये नॉलेज तब तक शेयर नहीं होगा जब तक इनके साथ आप संपर्क नहीं करेंगे। तो आपने संपर्क करने के लिए क्या किया है कि एक अपने यहां ग्रुप बना दिया है। ठीक है, ये ग्रुप जगह जगह जितने ग्रुप्स हैं उनसे आपस में कम्युनिकेट कर लेता है। कम्युनिकेट करने का जरिया क्या हो सकता है? ये ग्रुप अपने कुछ सदस्यों को यहां भेज देता है, या कोई सम्मेलन हुआ तो यहां भेज देता है, यहां सारे लोग आ जाते हैं। तो सम्मेलनों के जरिए, संगोष्ठियों के जरिए, या डेलीगेशन भेज के, या पत्राचार करके, या डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करके, किसी भी तरीके से आप नॉलेज शेयर करते हैं, संपर्क बढ़ा के रखते हैं। तो ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है। और बाकी जो फॉरेन कंट्रीज के ग्रुप्स हैं उनके साथ, उनके संसदों, किसके ग्रुप की बात हो रही है? संसद के। तो उनके संसद के साथ, भारतीय संसद को विदेशी संसद के साथ संपर्क बढ़ाने का काम कौन करता है? संसदीय समूह करता है, पार्लियामेंट्री ग्रुप। समझ में आ रही बात? अब समझ में आई बात? आ गई? ठीक है। संसदीय फोरम क्या था? चलिए बताइए। पार्लियामेंट्री फोरम का गठन पहली बार कब हुआ? 2005 में। पार्लियामेंट्री फोरम क्या पार्लियामेंट्री कमिटीज का हिस्सा है? नहीं है। संसदीय समूह का गठन कब किया गया? 1949 में किया गया। किसने किया? कैसे हुआ इसका गठन? संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव के जरिए किया गया। संसदीय फोरम का गठन कैसे किया गया था? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया था, उनके द्वारा लिया गया इनिशिएटिव था। ठीक है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह के रूप में यह कार्य करता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक। दूसरा, कॉमनवेल्थ संसदीय संघ जो है सीपीए, उसकी मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। फिर क्या कार्य है? देश विदेश में सामयिक रुचि यानी करंट से जुड़े हुए जो इंटरेस्ट्स हैं या इंपॉर्टेंस के संसदीय विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन करना, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। विदेश जाने वाले जो संसदीय प्रतिनिधि मंडल हैं यानी डेलीगेशंस जो भेजे जाते हैं विदेश, उनमें वही सदस्य जाते हैं जो समूह के सदस्य कम से कम 6 माह पहले बने हों। 6 माह से पहले बन चुके हों कम से कम, उनको ही डेलीगेशन में भेजा जाता है।
3 माह पर आईपीजी का एक न्यूज़लेटर प्रकाशित होता है जो सारे सदस्यों को मिलता है। 3 माह पर मतलब हर त्रैमासिक, हर 3 माह पर एक न्यूज़लेटर दिया जाता है जो संसदीय समूह के सारे सदस्यों को दिया जाता है। समूह सर्वोत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार देता है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं 5 लोगों की कमेटी, और हर साल ये क्या करता है, सर्वोत्कृष्ट सांसद मतलब सबसे अच्छे सांसद का पुरस्कार देता है संसदीय समूह। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं 5 लोगों की एक कमेटी। वो कमेटी तय करती है कि सर्वोत्कृष्ट सांसद किसको चुनना है। ठीक है, चलिए अब है अंतर संसदीय संघ। अंतर संसदीय संघ, जैसा कि मैंने बताया कि 1889 में इसकी स्थापना हुई और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस है। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सॉवरेन कंट्रीज की संसदों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संप्रभु राज्यों की संसदों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका, दुनिया भर में शांति की स्थापना हो, दुनिया भर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए काम करना और प्रातिनिधिक संस्थाओं का निर्माण करना, ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना जो दुनिया भर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करे। ठीक है, फिर और क्या काम है, अंतरराष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होंगे उस पर विचार अभिव्यक्त करना ताकि संसदीय कार्यवाही को प्रभावी बनाया जा सके। ठीक, तो दुनिया भर में शांति और सहयोग के लिए कार्य करना, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रातिनिधिक संस्थाओं का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अपने विचार अभिव्यक्त करना और संसदीय कार्यवाही को प्रभावी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना, इन विचारों का। आईपीयू के राष्ट्रीय समूह के रूप में आईजीपी क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो अंतर संसदीय संघ का राष्ट्रीय समूह है। तो राष्ट्रीय समूह के रूप में भारतीय संसदीय समूह कार्य करता है। भारतीय डेलीगेशन को आईपीयू के सदस्य देशों के सांसदों से संपर्क बढ़ाने का एक, इसी के जरिए संपर्क बढ़ता है। यानी भारतीय संसदीय समूह जो है वो ध्यान रखना है कि आईपीयू के राष्ट्रीय समूह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और भारतीय जो डेलीगेशंस जाते हैं उनको आईपीयू के सदस्य देशों के सांसदों के साथ एक संपर्क बढ़ाने का जरिया है। फिर समकालीन परिवर्तन और सुधारों पर इनका कार्य होता है। आईपीयू में भारतीय पक्ष को रखने की कोशिश कौन करेगा, भारतीय पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक है, तो यहां तक तो हमने देखा कि भाई आईपीयू का गठन 1889 में हुआ, संप्रभु राज्यों की संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आईपीयू। लक्ष्य इसका बहुत स्पष्ट है कि दुनिया भर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है और शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रातिनिधिक संस्थाओं का निर्माण करता है ये। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार अभिव्यक्त करने का कार्य करता है अंतर संसदीय संघ, जिससे संसदीय कामकाज को प्रभावी बनाया जा सके, संसदीय कार्यवाहियों को प्रभावी बनाया जा सके। भारत का जो भारतीय जो संसदीय समूह है यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, इसकी राष्ट्रीय शाखा के रूप में कार्य करता है और इसकी बैठकें लगातार होती रहती हैं। भारतीय संसदीय समूह के जरिए जो भारतीय डेलीगेशन है वो आईपीयू के सदस्य देशों के सांसदों से संपर्क बढ़ाने का कार्य करता है। जैसा हमने गांव वाला एग्जाम्पल देखा कि भाई एक ग्रुप है और ये ग्रुप बाकी ग्रुप से संपर्क बढ़ाता है। ठीक है, समकालीन परिवर्तन और सुधारों पर कार्य करता है और आईपीयू में भारतीय पक्ष को रखता है मजबूती के साथ। भारतीय संसदीय समूह क्या करता है, आईपीयू के भीतर भारतीय पक्ष को मजबूती के साथ रखता है। सीपीए, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, जैसे हमने देखा संप्रभु राज्यों की संसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आईपीयू, अंतर संसदीय संघ। उसी तरह 1911 में राष्ट्रमंडल देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, राष्ट्रमंडल देशों के
संसदों का भी एक संघ है। इसमें करीब करीब 17,000 सांसदों का जमावड़ा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम कॉमनवेल्थ संसदीय संघ। 1911 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां है? लंदन में। उसका हेडक्वार्टर कहां था? जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ये क्या करता है? संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में समझ को बढ़ाना है इसका मकसद है, कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के बीच में। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कॉमनवेल्थ जो देश हैं उनकी सांसदों का संघ है, तो संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, आपने देखा कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है वो अंतर सरकारी संघ के, अंतर संसदीय संघ के, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी राष्ट्रीय शाखा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और साथ ही राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने का जिम्मा है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को। ठीक है, आप बीच बीच में देखते रहते होंगे ना, कई देशों से सांसदों का डेलीगेशन आता है, यहां के सांसदों का डेलीगेशन जाता है, वो सब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के ही तहत होता है। अब भारतीय संसद समूह यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में जब कार्य करती है तो क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा तो यही है कि एक संपर्क बढ़ता है, तमाम तरह के सम्मेलन होते रहते हैं दुनिया भर में, संगोष्ठी होती रहती है इन सांसदों की, उसको अटेंड करने का मौका मिलता है, तो एक संपर्क बढ़ता है, उसके लिए डेलीगेशन भेजा जाता है। दूसरा, जो भी इसके मेंबर हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के, उनके सदस्यों को त्रैमासिक यानी 3 माह में एक बार प्रकाशित होने वाला द पार्लियामेंटेरियन और एक न्यूज़लेटर है जो हर 2 माह पर प्रकाशित किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग, इन दोनों को उन्हें दिया जाता है, इसके सारे सदस्यों को, यानी करीब करीब 17,000 लोगों को दिया जाता है। ऑब्वियसली अन्य देशों के भ्रमण के दौरान तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। जैसे कॉमनवेल्थ सीपीए का जो भी मेंबर है, जब यहां से सांसदों का डेलीगेशन गया है कॉमनवेल्थ किसी देश के में, तो वहां पर उनकी सुविधाओं का ख्याल इस संघ द्वारा रखा जाता है। ठीक है, उनको यात्रा रियायतें दी जाती हैं किसी सम्मेलन को अगर अटेंड करने के लिए जाते हैं। वही हमने देखा था ना अभी कि एसोसिएट लाइफ मेंबर जो है, भारतीय संसदीय समूह का एसोसिएट लाइफ मेंबर जो है, आजीवन सदस्य है, उसको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन जो डेलीगेशंस भेजा जाता है उसको सीपीए देता है सुविधा, उन सुविधाओं का ख्याल रखता है। फिर चर्चा करने का काम या स्थानीय सदस्यों तक पहुंच बनाना संसदीय शिष्टाचार के तहत ये भी सुविधा मिल जाती है। जैसे यहाँ से सांसद गए तो वहाँ के सांसदों के साथ रीच आउट करना, पहुँचना वहाँ तक, ऐसा तो होगा नहीं ना कि यहाँ से सांसद गए और वहाँ के सांसद खाली बैठे हैं। तो ये सारी एक व्यवस्था संसदीय शिष्टाचार के नाते उनसे मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना, संवाद करना, उनका टाइम फिक्स करना, बाकी सारी सुविधाएं, इन सब का ख्याल रखा जाता है। ये फायदा होता है इसका सदस्य रहने से। ठीक है, हम जब आगे की क्लासेस करेंगे उसमें अब संसद की प्रोसीडिंग के बारे में समझेंगे। आपने सुना होगा ना प्रश्नकाल क्या है, ठीक है, 0R क्या है, तो ये सब भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि संसद की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। इसको हम लोग करेंगे आगे की क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।